हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिरी पार्ट कराएंगे। आज जो कराना है वो आपको इंटेस्टाइन डाइजेशन इंटेस्टाइन के बारे में बात करना है। और इंटेस्टाइन में अब जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था, पूरा स्ट्रक्चर अब बताया था, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कहने का तात्पर्य है कि डाइजेशन की बात करेंगे। अब आपको इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो इंटेस्टाइन ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में इंटेस्टाइन 7 मीटर लंबी होती है, यानी कि यदि हम इसे फीट में बात करें तो मोर और लेस 21 to 22 फीट लंबी होती है। अब बात करते हैं कि इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें 3 पार्ट ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। सबसे पहला भाग होता है जुजिनम, इलियम और इशियम। जुजिनम, इलियम और इशियम। तो जो यहाँ पर इलियम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये सबसे लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का। तो इलियम इज द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बीइंग। अब बात आई कि यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन पे 3 पार्ट हो गए। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी हम ऑलरेडी बता चुके हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन और रेक्टम पाया जाता है। सीकम जो होता है ये इसमें सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, यानी सीकम पार्ट जो होता है ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। इसी में होता है वर्मीफॉर अपेंडिक्स। वर्मीफॉर अपेंडिक्स में सेल्यूलोज पाचक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन ये वर्मीफॉर अपेंडिक्स जो है ये ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ह्यूमन में क्या होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वर्मीफॉर अपेंडिक्स ह्यूमन में वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में पाया जाता है। बट इन द केस ऑफ रूमिनेंट, यानी कि जो शाकाहारी जंतु हैं उनमें, यानी हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हैं उनमें ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं होता है, बल्कि ये एक्टिव ऑर्गन होता है वर्मीफॉर अपेंडिक्स। और यहाँ पर सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया या सेल्यूलोज का पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और ये सीकम का पार्ट होता है। और हम बता दिया कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, सीकम, कोलन और रेक्टम 3 भाग होते हैं। अब बात आई कि डाइजेशन में स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सेमी लिक्विड फ्लूइड जो होता है, जो अर्ध पचित भोजन होता है, जो इस स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में पार्शियल डाइजेशन होता है, वहां से अर्धपाच्य भोजन आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको हमने बताया कि 3 तरीके के जो एंजाइम होते हैं वर्क करते हैं। एक तो होता है पैंक्रियाज के द्वारा आने वाला जूस, यानी पैंक्रियाज हमारे इंटेस्टाइन के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो पैंक्रियाज के द्वारा एक जूस आता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन के डियोडिनम पार्ट में। डियोडिनम के पार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम पार्ट है, वहां पर एक पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक नलिका एक आती है, एक नली आती है जो पैंक्रियाटिक जूस को लेकर के डियोडिनम वाले पार्ट में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में आती है। और इधर आपका लीवर राइट साइड में पाया जाता है, और लीवर के ऊपर एक गाल ब्लेडर पाया जाता है, पित्ताशय पाया जाता है, इसमें पित्त होता है, और ये पित्त नली के द्वारा पित्त वायु जो होता है ये भी डियोडिनम के भाग में आता है। तो डियोडिनम में और एक इंटेस्टाइनल जूस तो ऑलरेडी इंटेस्टाइन में पाया ही जाता है। तो पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैंक्रियाज, और जो बाइल जूस है ये गाल ब्लेडर या पित्ताशय के द्वारा डियोडिनम के पार्ट में आता है। अब तीनों के क्या वर्क है, तीनों ये कंप्लीट डाइजेशन कर रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैंक्रियाटिक जो पैंक्रियाज या अग्नाशय से आया है, वो उसमें पहला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है, यानी ये प्रोटीन को प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स में बदल देता है। तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम आए हैं, पैंक्रियाटिक जूस से करीब 7 एंजाइम यहाँ पर
जूस में पाए जाते हैं जो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में वर्क करते हैं। तो पैंक्रियाटिक नली द्वारा जो एंजाइम आ रहे हैं, पहला हुआ ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक जूस में जो पाया जा रहा है, ये भी डाइजेशन करेगा, इसका प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस में। फिर आया सेकंड काइमोट्रिप्सिन, ये भी प्रोटीन पर वर्क करता है और काइमोट्रिप्सिन ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को पेप्टाइड्स में। तीसरा जो एंजाइम पाया जाता है कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज। कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज प्रोटीन में जो पेप्टाइड बना था, पेप्टाइड को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। तो अमीनो एसिड इज द मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड प्रोटीन की एक अलग इकाई है। सो मेनी अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। तो प्रोटीन की जो छोटी इकाई होती है अमीनो एसिड होती है और कई सारे अमीनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और आपको बता दें कि अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो बांड जो उनमें लगता है भी जोड़ने के लिए वो पेप्टाइड बांड होता है। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जब कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जुड़ करके जब पॉलीसेक्राइड बनाते हैं तो उसमें जो बांड होता है ग्लाइकोसिडिक बांड होता है। और जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर के फैट का निर्माण होता है तो वहां पर जो बांड होता है वो ईस्टर बांड होता है। 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जब मिलता है तो फैट का निर्माण होता है और यहाँ जो बांड लगता है वो ईस्टर बांड होता है। तो 3 बांड हो गए, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जुड़ करके डाई बनाते हैं, बहुत सारे मिलकर के पॉलीसेक्राइड बनाते हैं। इनको जोड़ने का काम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करता है। प्रोटीन में जो पेप्टाइड पेप्टोन से पाए जाते हैं सब जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद अमीनो एसिड आपस जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद जो जोड़ने का काम कर रहा है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट बॉन्ड थे। अब हमने यहाँ काइमोट्रिप्सिन की बात की और काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन फिर काइमोट्रिप्सिन ये भी बात कर ली और फिर हमने कहा कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज ब्रेक पेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड द सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन या मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन। अब चौथा है एमाइलेज। एमाइलेज क्या होता है? एमाइलेज स्टार्च को पचाता है। स्टार्च द पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च एक जटिल शर्करा होती है, जैसे कि आप स्लाइवा में टाइलिन स्टार्च को पचा रहा है। फिर आप देख रहे होगे स्टार्च आपको चावल में मिलेगा, आलू में स्टार्च मिलता है। जो सफेद कलर का आलू काटते जो पदार्थ दिखता है सफेद हो जाता है पानी, वो आलू हो गया यानी पोटैटो। और जो चावल में ग्रामीण भाषा में मंड जिसे मार जिसे कहते हैं, एक्चुअल में मंड या स्टार्च होता है, वो भी चावल मिलता है। और जब अब आज की स्थिति ये है कि लेडीज जो है अपनी आराम तलबी के लिए पता लगता है कुकर में खाना बनाती हैं। और कुकर में क्या होता है, पहले क्या होता था भगोने में खाना बनता था तो स्टार्च जो मार होता जिसे गांव में कहते हैं उसको लोग बाहर निकाल देते थे। उबाल के जब चावल उबलता था तो उसे बाहर निकाल दिया जाता था, इसलिए चावल में मंड या स्टार्च की मात्रा कम होती थी, यानी कहने का मतलब शुगर की मात्रा कम होती थी। आज की स्थिति में शुगर लोगों को ज्यादा हो रही है, उसका कारण ये भी एक है। और यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है वो भी कारण है कि दाल को जो पकाते हैं वो कुकर में पकाते हैं, वहां पर भी ये पदार्थ बाहर निकल नहीं पाते हैं। अब बात आ गई अगला स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी एमाइलेज क्या करता है स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और आपको बता देते हैं कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज ये मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। माल्टोज, लैक्टोज और माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये 3 डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज ये डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होते हैं। माल्टोज जौ में पाई जाती है, सुक्रोज गन्ने या ईख में पाई जाती है, लैक्टोज दूध शर्करा होती दूध में पाई जाती है। तो यहां पर देख रहे हो कि जो माल्टेज है, एज जहां लगा होता है सफिक्स में, जनरली एज जब भी लगा होगा तो यह मान लीजिए कि वो एंजाइम है,
वो एंजाइम चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे माल्टेज हो, चाहे लाइपेज हो, चाहे लाइगेज हो, चाहे सुक्रेज हो, चाहे माल्टेज हो, चाहे लैक्टेज हो, ये सब जहां एज सफिक्स में लगा इसका मतलब ये एंजाइम है। तो यहाँ पर क्या है, माल्टेज एंजाइम जो होता है क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज डाइसेक्राइड शर्करा है और ग्लूकोज मोनोसेक्राइड शर्करा है, और ये हमारे काम में आती है। जनरली हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं तो शर्करा गुड़ में पाई जाती है, शर्करा चीनी में पाई जाती है, लेकिन हम जब पेशेंट के पास जाते हैं तो हम या तो ग्लूकोज लेके जाते हैं या फिर हम फल को लेके जाते हैं। उसका कारण है कि हम गुड़ दे सकते हैं, लेकिन गुड़ की चूंकि डाइसेक्राइड शर्करा है और पेशेंट के डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग उस समय नहीं होता है तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ग्लूकोज ले लीजिए तो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होता है, तुरंत उसको एनर्जी मिलेगी, और फलों में फ्रुक्टोज पाई जाती है, ये भी मोनोसेक्राइड होती है, ये भी तुरंत उसे एनर्जी देती है। इसलिए हम जब हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो हम जनरली फल ले जाते हो, भी सेब वगैरह को ले जाते हैं। उसका कारण यही है कि सेब में फ्रुक्टोज शर्करा पाई जाती है, और फ्रुक्टोज शर्करा ये मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट होती है जो कि तुरंत एनर्जी देती है पेशेंट को। तो ये हो गया। अब आ गया पैंक्रियाटिक लाइपेज। जहां लाइपेज या लाइगेज की बात आएगी वहां पर ये मान लीजिए कि फैट का डाइजेशन हो रहा है, तो लाइपेज हो या लाइगेज हो जहां आएगा यानी कि फैट का डाइजेशन हो रहा है, यानी कि पैंक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अभी बताया फैट का जो टूटता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल और ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ता है। कौन से बांड के द्वारा, ईस्टर बांड के द्वारा जुड़ करके फैट का निर्माण करता है। तो ये भी यहाँ पर तोड़ दिया इसको फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब माल्टेज हमने बताया स्प्लिट माल्टोज इनटू ग्लूकोज, ये ऑलरेडी हो गया। राइबोन्यूक्लियोज, ये क्या होता है, आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ता है। ये जैसे है राइबोन्यूक्लियस क्या करता है, इट हाइड्रोलाइज आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए इज द पॉलीमर यूनिट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड जिसे हम राइबोन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। तो आरएनए एक पॉलीमर यूनिट होती है। किसकी पॉलीमर यूनिट होती है, यह बहुलक इकाई है, ये बहुलक इकाई है न्यूक्लियोटाइड की। वैसे डीएनए भी बहुलक इकाई है न्यूक्लियोटाइड की, वहां पर हम आरएनए में कह सकते हैं कि राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीएनए में कहेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में तोड़ देता है, यानी सिंपल में फिर आ जाएगा। ये तो पैंक्रियाटिक जूस में हमने 7 एंजाइम की बात की जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कर रहे होते हैं। कुछ तो कंप्लीट करते हैं डाइजेशन और कुछ इनकम्प्लीट करते हैं, जो आकर के इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा उस डाइजेशन को कंप्लीट कर दिया जाता है। अब यहां पर आप देखिए इंटेस्टाइनल जूस में इतने सारे एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करता है, पेप्टोन और प्रोटीएजेस को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर आपने देखा कि ट्रिप्सिन क्या करता था, प्रोटीन और को प्रोटीओजेस एंड पेप्टोन्स में तोड़ता था। अब यही पड़ा रह गया। तो ये जो इसका आगे की जो प्रोसेस है ये इंटेस्टाइनल जूस द्वारा कर दी गई, यानी कि इरेप्सिन क्या किया कि इसी प्रोटीओजेस और पेप्टोन्स को तोड़ करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाना है। अब बात अगली आई कि माल्टेज। माल्टेज आपको मालूम है, जैसा ऑलरेडी हम बता चुके हैं, माल्टेज क्या करता है, माल्टेज एंजाइम क्या करता है, ये माल्टोज को जो डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है इस माल्टेज की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूट जाता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है, मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देता है। अब आ जाएगी अगला सुक्रेज। वो भी माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये दोनों डाइसेक्राइड को तोड़ रहे होते हैं। माल्टोज में क्या होता है, माल्टोज माल्टेज के एंजाइम को उपस्थिति में ग्लूकोज में तोड़ता है। सुक्रोज जो होता है, जो ईख शर्करा है, वो सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूटता है। और लैक्टेज जो दूध शर्करा होती है वो लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में टूटती है। आप देखते होंगे दूध का डिब्बा लैक्टोजन के नाम से आता है, वहां पर लैक्टेज शर्करा पाई जाती है। जनरली बच्चे का छोटे थे हम लोग तो क्या करते थे, चोरी से उस दूध को खा जाते थे, मीठा लगता था। तो वहां पर कौन सी शर्करा होती है, डाइसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। अब आ गई पेप्टिएजेस। पेप्टिएजेस शर्करा ये पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करती है, और यहां पर लाइपेज हो गई, जैसा कि ऊपर बताया जाता है, लाइपेज या लाइगेज। लाइपेज या लाइगेज
ये क्या करता है, ये फैट को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। अब अगला आ गया बाइल जूस। बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। बाइल क्या करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, यानी वसा को, यानी फैट को फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, वसा को वसा की गोलिकाओं में तोड़ देता है, यानी वसा बाइल जूस नॉट कंटेन एनी एंजाइम, बट ये क्या करता है, फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है, यानी कि फैट का इमल्सीकरण करता है। तो यहां पर बाइल की बात हो गई, कोई यहाँ पर एंजाइम नहीं पाए जाते। आपको इसके बारे में, ये लीवर के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे हम बाइल पित्ताशय कहते हैं, उससे एक नली निकलती जो डिओडिनम में जाती है। वैसे जैसे यहाँ पर हमने बताया पैंक्रियाटिक जूस से भी जो नली निकलती है डिओडियम जाती है, इससे जूस दोनों चले जाते हैं। तो बाइल जूस जाता है जब डिओडिनम में, तो वहां पर क्या करता है, वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। तो जब जिसके मतलब कभी कभी ये ऑपरेट करके निकाल दिया जाता है, जिनके स्टोन बन जाते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा बड़ा, बस ये फैट और मिर्च मसाला खासतौर पर मेनली फैट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि फैट का एमल्सिफिकेशन करता है, इसमें फैट में दिक्कतें आ सकती हैं डाइजेशन में। अब बात है डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने बताया कि मैन में, ह्यूमन बीइंग में सारा कुछ डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि हर्बीवोरस एनिमल में जो कोलन होता है वहां पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कोलन सीक्रेट सम एंजाइम दैट वर्क अपॉन प्रोटीन एंड सेलुलोज। तो ये केवल प्लांट में ऐसा होता है, मैन में कोई इस तरह का डाइजेशन नहीं होता है। इन मैन देयर इज नो एंजाइम फॉर डाइजेशन, बट इन द हर्बीवोर्स ये दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। यहां पर तक हमने अब कंप्लीट कर दिया। डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बाद आता है एसिमिलेशन, एसिमिलेशन बाद आता है इजेशन। तो डाइजेशन आज हमने पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा हम इजेशन करा दें, यानी गंदगी को बाहर निकाल दें। तो डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, यानी कि फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, डिफ्यूजन के द्वारा ब्लड वेसल्स में भोजन जाएगा, वहां से सर्कुलेट होगा, पूरे शरीर में फैलेगा, इसे हम कहते हैं एसिमिलेशन, जिसे स्वांगीकरण। और इसके बाद आता है अपाच्य भोज पदार्थ को आप जब बाहर निकालते हो थ्रो मल, इजेशन, फेसेस थ्रो बाहर निकालते हैं, तो उसे हम इजेशन कहते हैं। तो आप लोग इसे देखिए, जो भी दिक्कतें हैं आप फ्रेंकली हमसे पूछें, कमेंट करें और अप्रिशिएट करें, और क्या है सब्सक्राइब करें। जो भी दिक्कतें हैं हम आपका सलूशन देंगे, और आप इसे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और देखें। थैंक यू।